नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम विथ अखिलेश सर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल पर टीजीटी पीजीटी के विगत वर्षों के हल का जो सीरीज है वो चल रहा है, जिसमें टीजीटी 2025 के पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे 2021 की हों, चाहे 2016 की हों या 11 की हों, भूगोल और अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान में, उसी को मद्देनजर रखते हुए एक वीडियो डेमो के तौर पर जा रहा है जो विश्व के जलवायु का वर्गीकरण पर आधारित है। ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत लोगों को बहुत ही परेशान करता है, लेकिन इस टॉपिक से जान लीजिए कि कोई भी परीक्षा छूती नहीं रहती है, अर्थात सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को बहुत ही आसान और सारगर्भित अंदाज में मेरे साथ सीखिए, ताकि इससे आने वाले सभी प्रश्न आपको आसान लगें और कोई भी प्रश्न छूटे ना। ठीक है, इसमें विश्व के जलवायु के वर्गीकरण का आधार क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कोपेन के बाद किसकी, थार्नवेट। दोनों लोगों का जलवायु वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों लोगों के जलवायु वर्गीकरण से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी ये क्लास रिकॉर्ड हुई थी, मेरे ही द्वारा सब कुछ लिखा गया है, लेकिन तकनीकी प्रॉब्लम के कारण सारा सिस्टम ही बैठ गया, तो लिखा हुआ मेरा ही है। मैं उसको आराम से पढ़ते समझाते चलूंगा। इसके बाद जहां लिखने की जरूरत पड़ेगी मैं लिख दूंगा, देखिएगा। तो ये कि विश्व के जलवायु के वर्गीकरण से पहले आपको जान लेना चाहिए कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है। ठीक है, मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है। तो देखिए, जलवायु के बारे में सबसे पहले जानिए कि मौसम की दीर्घकालिक दशाओं का मतलब क्या है, आंधी, पाला, तुषार, वर्षा आदि के योग को जलवायु कहते हैं। आदि के योग को जलवायु कहते हैं, जिसमें 30 वर्ष की अवधि को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कितने वर्ष की अवधि को, 30 वर्ष की अवधि अगर सम्मिलित है हो गई और एक ही तरह की मौसमी घटनाएं वहां घट रही हैं, तो उसी को हम जलवायु कहेंगे। अब बात करें कि जलवायु तो हो गई, क्या जलवायु हो गई, ये जलवायु हो गई। इसके बाद दूसरी बात आती है कि मौसम तब क्या है, मौसम क्या है। ठीक है, जलवायु के बाद मौसम क्या है, तो कहेंगे कि वायुमंडलीय अल्पकालीन दशाओं जैसे वर्षा, आंधी, तूफान, वही वर्षा, आंधी, तूफान कर लीजिएगा, आदि के योग को मौसम कहते हैं। इसमें एक सेकंड से लेकर 1 मिनट से लेकर 1 सप्ताह या 15 दिन की वायुमंडलीय दशाओं का योग सम्मिलित होता है। तो ये दोनों चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए, इसकी बात करते हैं कि विश्व के जलवायु का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो विश्व की जलवायु है, ठीक है, उसका वर्गीकरण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने, बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने करने का प्रयास किया है, जिसके मुख्य रूप से 3 आधार बताए गए हैं। ठीक है, 3 आधार हैं वर्गीकरण के। पहला क्या है, देखिए यहां से भी क्वेश्चन आपका बनेगा कि विश्व के जलवायु का जो वर्गीकरण किया गया है उसके आधार कितने हैं। तो उसके 3 आधार हैं, 3 अप्रोच है, 3 उपागम है। कौन कौन से, आनुभाविक उपागम जिसको इंपीरिकल अप्रोच कहते हैं, इंग्लिश में जननिक उपागम जिसको जेनेटिक अप्रोच कहते हैं, और संख्यात्मक या परिमाणात्मक उपागम जिसको न्यूमेरिकल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब आप जानिए कि इसी तीनों उपागम के आधार पर विश्व के जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। अब यहां से प्रश्न आपका बनता है
कि विश्व के जलवायु का वर्गीकरण के कितने उपागम है, तो 3 उपागम है। फिर पूछ सकता है कि इनमें से कौन शामिल है, कौन नहीं शामिल है। प्रश्न बनाने के तरीके के आधार पर 3-4 प्रकार के प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, पीएचडी तक बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए। फिर इसके बाद है कि आनुभाविक उपागम में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण, मतलब जो आपका पहला, रुकिए, ठीक है, अगला ले लीजिए। ये आनुभाविक उपागम, इंपीरिकल अप्रोच, कह रहा है कि आनुभाविक उपागम में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण भूगोलवेत्ताओं के निम्नलिखित पर्यावरणीय दशाओं के अनुभव के आधार पर किया गया है। मतलब ये जो भूगोलवेत्ता हैं हर चीज का अनुभव किए हैं, ठीक है, उसके बाद विश्व के जलवायु का वर्गीकरण किए हैं। अनुभव का आधार क्या था? जलवायु के पड़ने वाले प्रभावों के अनुभव के आधार पर, वनस्पतियों के अनुभव के आधार पर, वनस्पतियों के वितरण के प्रतिरूप के आधार पर, और मिट्टी तथा मृदा निर्माण प्रक्रम के आधार पर। समझ में आ रही बात? और देख लीजिए, फिर है चट्टान अपक्षय और अपर्दन, समझ रहे होंगे, के अनुभव के आधार पर। और लास्ट है कृषि फसलों तथा मानव स्वास्थ्य शारीरिक वृद्धि के अनुभव के आधार पर। कहने का तात्पर्य यह है कि ये उनके द्वारा देखा गया है कि विभिन्न स्थानों पर कैसी जलवायु का प्रभाव पड़ता है, वनस्पतियों का वहां कैसा प्रतिरूप दिखाई देता है, उनका वितरण कैसा है, मिट्टी कैसी है, और मिट्टी के निर्माण के प्रक्रम कैसे हैं, किनके द्वारा मिट्टी निर्मित हो रही है, चट्टानों का अपक्षय और अपर्दन कैसे होता है, किस आधार पर है, और कृषि कैसी है, वहां की फसलें कैसी हैं, मानव का स्वास्थ्य और शारीरिक वृद्धि और विकास कैसा है। ठीक है, क्योंकि जलवायु इन सभी चीजों को प्रभावित करती है। ठीक ना जी? तो इसका अनुभव किया और उसके बाद अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। आगे देख लीजिएगा, देखिए आनुभाविक, फिर यही है कि आनुभाविक उपागम के अंतर्गत विश्व की जलवायु का वर्गीकरण कई भूगोलवेत्ताओं ने किया, जिसमें से कोपेन तथा थार्नवेट का विश्व जलवायु वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। इसी से ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। क्लियर? इसी से ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो हम सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? कोपेन का। किसका अध्ययन करेंगे? कोपेन का। तो देखिएगा, कोपेन का अध्ययन करेंगे। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो देखिएगा, कोपेन के बारे में पहले परिचय आप देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि प्रश्न इससे भी बन जाता है। कोपेन कहाँ के थे? तो कोपेन जर्मनी के थे। कोपेन कहाँ के थे? कोपेन जर्मनी के एक वनस्पति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान वेत्ता थे। वनस्पति विज्ञानी कर लीजिए, क्या? वनस्पति विज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी तथा जलवायु विज्ञान वेत्ता थे। कोपेन अपना विश्व जलवायु वर्गीकरण सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में दिया, लेकिन उसका संशोधित रूप 1931 तथा 1936 में प्रकाशित हुआ। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण 1874 में प्रकाशित कैंडोल नामक वनस्पति विज्ञान के लेख कैंडोल नामक वनस्पति विज्ञान के विद्वान, ठीक है, यहां आप कर लीजिएगा, विद्वान के लेख पर आधारित है, के लेख पर क्या है? सॉरी, देखिए
के लेख पर आधारित है, के लेख पर आधारित है, जिन्होंने अनुभव के आधार पर विश्व की वनस्पतियों को 5 भागों में क्या किया था, विश्व की वनस्पतियों को 5 भागों में बांटा था। ठीक है ना जी। इसको थोड़ा सा इरेज, देखिए टेक्निकल चीजों में ये थोड़ी थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। हाँ ठीक है। वर्गीकरण विज्ञान के विद्वान। ठीक है, आइए अब इसके आगे चलेंगे। कह रहा है कि कोपेन के विश्व के जलवायु के वर्गीकरण का मुख्य आधार वार्षिक औसत तापमान एवं वार्षिक औसत वर्षा है। वार्षिक औसत तापमान एवं वार्षिक औसत वर्षा है। इसके बाद अगला पॉइंट कि वर्षा ही वनस्पतियों के वितरण को प्रभावित करती है, क्योंकि जहां वर्षा अधिक होती है वहां वनस्पतियां अधिक होती हैं, और या तथा जहां वर्षा कम होती है वहां वनस्पतियां कम होती हैं। ठीक है, ये बात हो गई। इसी के आगे चूंकि मैंने कहा था ना लाइट के प्रॉब्लम की वजह से वो मेरा ही लिखा हुआ था और पढ़ाते समय लिखा हुआ था। ठीक है, इनका अगला कथन है, देखते हैं, इसके आगे नहीं है, कि वनस्पतियां, लिख लीजिएगा, कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार वनस्पतियां ही जलवायु का सही मानदंड प्रस्तुत करती हैं। यह सीधे पूछा गया है, यह कथन सीधे पूछा गया है कि यह किसका कथन है। तो जान लीजिएगा यह किसका कथन है, यह कोपेन का कथन है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर बात करते हैं तो देखिएगा कि इन्होंने अपने जलवायु को, ठीक है, लिख लीजिएगा, यहीं से समझने वाली बात है कि कोपेन ने अपने विश्व जलवायु वर्गीकरण में 5 क्रमशः अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को संकेत के रूप में लिया है। इन्हीं को समझना है, लिया है। वो कौन कौन से हैं? A, B, C, D और E। A, B, C, D और E तथा इसके अतिरिक्त विशेष बातों को बताने के लिए कुछ छोटे अंग्रेजी के अक्षरों देखिएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। कुछ छोटे
अंग्रेजी के अक्षरों को भी लिया है, छोटे अंग्रेजी के अक्षरों को भी लिया है, जिसमें एफ एम डब्ल्यू अक्षरों को भी लिया है, जिसमें क्या एफ एम डब्ल्यू और यस सम्मिलित हैं, यस शामिल है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये टफ लग रहा है, अभी मैं बताऊंगा तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिएगा अब क्या है, देखिए मैं आपको एक चार्ट बना देता हूं, उसी के आधार पर ठीक आप सारी चीजों का वर्णन कर सकते हैं। लिखेंगे कोपेन द्वारा कैंडोल के वनस्पति वर्गीकरण का उपयोग, इन्होंने देखिएगा कैसे उपयोग किया है। देखिए देखिए चार्ट बना लीजिए, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 और 5 बहुत अच्छे समझ में आएगा, बस केवल आपको ध्यान देना है। तो जो कैंडोल का वर्गीकरण था, उन्होंने सबसे पहले मेगा थर्मल मंडल कहा है। ये कैंडोल ने क्या कहा है, मेगा थर्मल मंडल, मेगा थर्मल मंडल। मेगा थर्मल का मेगा मतलब अधिक होता है, थर्म तापमान मतलब जहां पर अधिक तापमान हो और अधिक वर्षा हो, ऐसे क्षेत्रों को कौन कैंडोल ने क्या कहा, मेगा थर्मल कहा है, ठीक है। इसमें जानिएगा क्या बताना आपको, उच्च तापमान और उच्च वर्षा, दोनों उच्च तापमान और उच्च वर्षा, इसी को कौन कोपेन ने क्या कहा है, ए से प्रदर्शित किया है। इसी को कोपेन ने क्या ए से प्रदर्शित किया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दूसरा जो है, इसको कैंडोल ने जीरो फाइट क्या कहा है, जीरो फाइटिक जीरो फाइटिक मंडल कहा है, ठीक है। नाम देखिए थोड़ा सा मैंने कहा नहीं कि इसका नोट बनाया गया है ताकि कोई चीज भूले ना, ठीक। इसमें क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा, उच्च ताप लेकिन शुष्क हो, क्या हो, उच्च ताप और शुष्क दशा, शुष्क स्थित। ताप तो क्या है, उच्च है, उच्च तापमान, शुष्क अवस्था या दशा, इसको इन्होंने बी कहा, कोपेन ने इसको क्या कहा, बी से प्रदर्शित किया, बी, ठीक है। तो ये देखिए उच्च ताप और उच्च वर्षा की अगर बात करें तो इस तरह की दशा कहां पाई जाती है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, विषुवत रेखीय प्रदेशों में, विषुवत रेखीय जलवायु, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, मरुस्थली जलवायु, मरुस्थली जलवायु। अब आप ध्यान देंगे जहां ए रहेगा आप जानिएगा कि वहां तापमान अधिक है और वर्षा भी अधिक हो रही है।
अब यही भारत के परिप्रेक्ष्य में भी पूछा जाएगा, जहां ये दिखे आप जान लीजिएगा वहां तापमान अधिक है और वर्षा अधिक है। ठीक है, जैसे भारत का पश्चिमी, दक्षिण और पश्चिमी भाग, वहां वर्षा भी अधिक है, तटीय, और तापमान भी अधिक है। उसी तरह से तीसरे में देखिएगा, तीसरे को इन्होंने क्या कहा है, मेगा थर्मल हो गया, जीरोफाइटिक हो गया। इसके बाद है मेसोथर्मल, मेसोथर्मल मंडल। ऊपर का जो नाम सफेद से लिखा गया है ये कैंडोल का विभाजन है। इसकी विशेषता क्या होती है देखेंगे, क्या, मेसोथर्मल का सामान्य ताप के साथ सामान्य वर्षा, सामान्य ताप एवं वर्षा। ठीक है, इसको कोपेन ने किस अक्षर से बताया, सी से। किस अक्षर से डिनोट किया है, सी से। और देखिएगा इसमें मेगाथर्म मतलब घास फूस जैसी वनस्पतियां आती हैं, क्या आते हैं, सवाना प्रकार की जलवायु, सवाना जलवायु इसमें आती है। ठीक है ना जी। आगे देखेंगे, अगला जो आपका है चौथा जो है, इसको ध्यान दें, माइक्रोथर्मल मंडल, माइक्रोथर्मल मंडल समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये वास्तव में थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक बार समझ गए तो भूलेगा नहीं, और ऐसा कहीं नहीं दिया रहेगा, ये जान लीजिए। ठीक है, लिखवा के चले जाते हैं लोग, समझाने की जरूरत नहीं करते हैं। माइक्रोथर्मल मंडल, अब देखिए इसमें क्या है, इसकी मेन विशेषता क्या है, इसकी मेन विशेषता क्या है, इसमें सामान्य से अधिक ताप तथा वर्षा, सामान्य से अधिक ताप तथा वर्षा। इसमें विशेषकर मानसूनी जलवायु एवं स्टेपी जलवायु शामिल की जाती है, मानसूनी तथा स्टेपी जलवायु। और इसको कोपेन ने जो नाम दिया वो दिया है डी से, कैपिटल डी। ठीक है, कैपिटल डी। अच्छा, इसको नीचे लिख देते हैं ताकि स्पष्ट हो बात। हाँ, इसमें क्या आएगा आपका, देखिएगा थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन डी, इसमें क्या आएगा, मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु तथा स्टेपी जलवायु। स्टेपी टाइप की जलवायु जहां होगी या मानसूनी जलवायु जहां होगी वो डी से डिनोट की जाएगी। ठीक है, अब देखिए लास्ट आपका है पांचवा, ये डायरेक्ट पूछा गया है, हेकिस्टोथर्म। कौन सी जलवायु, कौन सी वनस्पतियां, हेकिस्टोथर्म, हेकिस्टोथर्मल मंडल। ठीक है, इसको जो है क्या, एकदम बर्फीली एरिया है। ठीक है, क्या है, निम्न तापमान, क्या है, निम्न तापमान निम्न तापमान। ठीक है, निम्न तापमान एवं निम्न वर्षा, वो भी बर्फबारी। वर्षा जो होगी वो बर्फबारी के रूप में ही होगी। इसको कोपेन ने क्या कहा है, ई कहा है।
और ये कहाँ होते हैं? टुंड्रा जलवायु में। टुंड्रा जलवायु मतलब ध्रुवीय जलवायु इसमें शामिल की जाती है। कौन सी? ध्रुवीय जलवायु। तो इस तरह से ए बी सी डी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। अब देखिएगा, इसी को मैं अगर आगे बढ़ा देता हूं, इसी को क्या कर देता हूं, यदि मैं आगे बढ़ा देता हूं तो क्या होता है? तो देखिए, इसी के अंतर्गत जो आपके कोपेन के छोटे छोटे अक्षरों को जो प्रयोग किए थे वो मैं बता दूं। देखिएगा, इन्होंने लिखेंगे कि कोपेन महोदय ने जलवायु की विशेषताओं को बताने के लिए FMWS अक्षरों का प्रयोग किया, जिसका विवरण इस प्रकार है। ठीक है, अब देखिए क्या है। एफ में इन्होंने क्या दिखाया? ये छोटा एफ है, क्या है? स्मॉल एफ। एफ में इन्होंने क्या बताया है कि एफ क्या होता है? वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा। एफ जहां जुड़ा रहेगा जानिएगा वहां वर्ष भर वर्षा होती है। और यम जो दिखाएगा स्मॉल यम, यह मानसूनी जलवायु, मतलब 6 महीने वर्षा, 6 महीने विदाउट वर्षा। ठीक है। और डब्लू जो दिखा रहा है, डब्लू किसको दिखा रहा है? देखिएगा, शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु को दिखा रहा है। शीत ऋतु जिसमें क्या हो? शुष्क हो। ठीक है। आगे है यस, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, शुष्क शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु। तो ये उसके साथ जुड़कर एक अलग अलग जलवायु बनाएंगे। ठीक है। अब आप लिख लेंगे कि इनके आधार पर, ठीक है, इनके आधार पर कोपेन महोदय ने विश्व की जलवायु को मुख्य रूप से 5 जलवायु समूहों में तथा 11 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। लिखिएगा, उपर्युक्त विश्लेषणों के आधार पर कोपेन महोदय ने विश्व के जलवायु को मुख्य रूप से 5 जलवायु समूहों तथा 11 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। ठीक है। 11 जलवायु समूहों में बांटा है। अब देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें, एक चार्ट मैं और ले लेता हूं। ये कौन कौन से हैं?
ले लीजिएगा, देखिए लिख लीजिएगा, कोपेन के अनुसार विश्व के 5 जलवायु समूह तथा 11 जलवायु प्रदेश। देखिए ये थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं अगली क्लास में पहले से ही बना दूंगा तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगी। लेकिन यदि आप साथ साथ बनाते जाते हैं तो ये भूलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो जैसे मैंने 1 2 3 4 5 कर दिया, ये 5 जलवायु समूह हैं। क्या हैं? ये 5 जलवायु समूह हैं। जैसे उसी तरह से अब मैं उतना लिखूंगा नहीं, वहां समझिएगा। ए उच्च तापमान उच्च वर्षा, बी उच्च तापमान लेकिन शुष्क दशा, सी क्या है? सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा, डी क्या है? सामान्य से अधिक तापमान और सामान्य से अधिक वर्षा, ठीक है। और ई जो है बर्फीले मतलब निम्न तापमान और बर्फ युक्त स्थिति ध्रुवों की जो जलवायु होती है। इससे आप समझ गए, ठीक। अब इसी में आप देखिएगा, अगर हम एफ कर दें, ये एफ कर दें, तो आपको पता है कि एफ क्या वर्ष भर वर्षा बताता था और ये उच्च तापमान को बताता था। तो ये कौन सी जलवायु हो जाएगी? विषुवत रेखीय जलवायु हो जाएगी। कौन सी जलवायु? देखिएगा, विषुवत रेखीय जलवायु, विषुवत रेखीय जलवायु। क्लियर हो गया होगा अब, ठीक है। यदि इसी में ए के साथ देखिए कंफर्म करते जाइए भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है। ए डब्ल्यू अगर हम कर देंगे, ए डब्ल्यू, ठीक है, तो देखिएगा ये हो जाएगी आपकी मानसूनी जलवायु। कौन सी? मानसूनी जलवायु। अभी आपको बताया गया है। ए यम कर देंगे, अगर ये यम कर देंगे तो सवाना युक्त हो जाएगी, सवाना युक्त जलवायु। और ए यस अगर हम कर दिए, ए यस, तो मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु। क्लियर। अब भारत में जहां एएस रहेगा, एएस और उसके साथ डब्ल्यू भी रहे, तो जान लीजिएगा वो मरुस्थल की बात कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बी की बात करें तो बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, ठीक है, बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू और एच कर लें तो शुष्क जलवायु, ठीक है। और बी यस एच कर ले, बी यस एच कर ले, तो जान लीजिएगा ये भी शुष्क है, लेकिन 18 जो मानक बनाए हैं वो उससे अधिक की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बी डब्ल्यू के कर लें तो 18 से कम, ठीक है, ये मानक बनाए 18 से कम और 18 से ऊपर, ये सब शुष्क ही है। और बी यस के कर ले तो ये भी शुष्क है, लेकिन ये 18 से ज्यादा की बात करता है, ये 18 से ज्यादा की बात करता है, मतलब ये अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क, ठीक है। तो इस तरह के ये टोटल मरुस्थल की बात करो जिसमें बी एस डब्ल्यू के ये सब शामिल हो। ये जान लीजिएगा कि ये यहाँ वर्षा कम होती है, तापमान ज्यादा होता है, ये अर्थात मरुस्थलीय जलवायु को ये बताएगा। कहाँ? मरुस्थलीय जलवायु को। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सी की, ठीक है, सी एफ,
CF की बात करते हैं तो वर्ष भर वर्षा बताएगा। ये क्या बताएगा? जहां वर्ष भर वर्षा होती है। और इसे हम क्या कहते हैं? देखिए, इसके बाद CW है तो यूरोप तुल्य जलवायु, यूरोप तुल्य जलवायु, ठीक है। इसके बाद CS करें तो ये कैसी जलवायु है? शीतकाल आर्द्र होता है, शीतकाल आर्द्र होता है, मतलब शीतकाल में वर्षा होती है, आर्द्र यानी भूमध्य सागरीय जलवायु। CS किसको दर्शाएगा? भूमध्य सागरीय जलवायु को, ठीक है। किसको? भूमध्य सागरीय जलवायु को। इसके बाद अगर हम D की बात करते हैं, ठीक है, D के साथ F अगर होगा तो क्या होगा? वर्ष देखिएगा, शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। इसके बाद लेकिन क्या होगा? ये आर्द्र होगा, आर्द्र। और DW की बात करें, DW की, तो शीतोष्ण होगी लेकिन कैसा होगा? शुष्क होगा। ये मौसम कैसा होगा? शुष्क होगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम E की बात करेंगे तो इसमें लिख लीजिएगा टुंड्रा प्रकार की जलवायु, ठीक है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु। इसमें E के साथ अगर T रहेगा तो टुंड्रा प्रकार की है, और E के साथ यदि क्या रहा? F रहा तो हिमाच्छादित जलवायु, हिमाच्छादित जलवायु। तो ये देखिएगा, ये थोड़ा सा लेंदी हुआ है, लेकिन बिल्कुल आपको अगर समझना रहेगा तो 1 से 2 बार देखिएगा, ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसी पे आधारित प्रश्न कैसे बने हैं, इसी पे आधारित प्रश्न कैसे बने हैं, इसको देखने के लिए देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में ये पूछा गया है कि देखिए जैसे अब वहां अगर उतना ध्यान आपको आ गया तो ये ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा ई कैसी जलवायु है, ठीक है। तो यहां जान रहे हैं आप तो ये ध्रुवीय जलवायु को दिखाएगा। ध्रुवीय मतलब जहां पर टुंड्रा और टैगा की तरह की जलवायु है, जहां पर लाइकेन, मास, इस तरह की वनस्पतियां उगती हैं। यदि इसी में इसको पूछ देता यहां पर तो ये टुंड्रा प्रकार की जलवायु होती। किसकी? टुंड्रा प्रकार की जलवायु, ठीक है। यहां क्या करता? यहां ET अगर लिख देता, E और T। खैर अब देखिए यहां BWHW दिया है, BWHW, तो ये हो जाएगी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। अगर इसकी बात कर देगा ये, तो ये स्टेपी तुल्य जलवायु है, जहां पर बहुत अधिक वर्षा नहीं होती है, तापमान तो अधिक होता है लेकिन वर्षा यहां तो सबसे कम होती है, लेकिन यहां थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, इसलिए स्टेपी तुल्य यहां जलवायु पाई जाती। CWG शुष्क शीत एवं मानसूनी जलवायु। यहां क्या लिखेंगे? शुष्क शीत एवं मानसूनी जलवायु। 1 से 2 बार बनाएंगे तो आ जाएगा। देखिए ये AW जो है
उष्णकटिबंधी सवाना युक्त जलवायु, उष्णकटिबंधी सवाना युक्त जलवायु। एएस जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु हो जाएगी। ठीक है। एएमडब्ल्यू अगर आपसे पूछ ले, लघु शुष्क ऋतु वाली, लघु शुष्क ऋतु वाली कौन सी? मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु। ठीक है। इसी तरह से देखिएगा, यदि हम इसकी बात कर दे, ये जो BSW ये जो है देखिएगा, इसको अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है, स्टेपी जलवायु। तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अगर DFC की बात कर दे, DFC ये पूरा क्षेत्र देखिए, यहां पर DFC की बात कर दूं तो लघु ग्रीष्मकाल युक्त आर्द्र जलवायु, लघु ग्रीष्म काल युक्त आर्द्र जलवायु। तो सभी चीज एक से दो बार बना लीजिएगा, ये सभी पूछे जाएंगे। ठीक है। एक या दो क्वेश्चन तो जरूर पूछ दिया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा मरुस्थली पूछा जाएगा। और यदि आप एक से दो बार इसको समझ लिए तो निश्चित तौर पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि BWSW क्या है, AS क्या है। ठीक है। E क्या है, E भी बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए, इससे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, मैं उस पर चर्चा कर देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के लिए क्या, पहला प्रश्न है कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण के लिए क्या आधार बनाया था। ठीक है। अब देखिए, इसमें ऑप्शन है, आप लगाने की कोशिश करिएगा, A, B, C और D। ये टाइप मैं करवाऊंगा, अभी आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है। तापमान तथा वर्षण, तापमान एवं वर्षण पहला ऑप्शन। दूसरा है वनस्पति, ये प्रश्न पूछा गया भाई, दो वनस्पति। इसके बाद है तापमान, तापमान तथा वनस्पति, तापमान और तापमान तथा वनस्पति, वनस्पति। तो ये है प्रश्न, और ये PGT 2009 में आया हुआ है। ठीक है। जल्दी से इसका आंसर आप बताइएगा, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हेकिस्टोथर्मल का प्रयोग, हेकिस्टोथर्मल का प्रयोग कोपेन ने किस जलवायु प्रदेश के लिए किया था। कोपेन ने किस जलवायु प्रदेश के लिए किया। तो आपको आ रहा होगा ये प्रश्न। देखिए, ऑप्शन लिख लीजिए, A, B, C और D।
सी और डी। क्या क्या है? टुंड्रा प्रदेश हेतु, टुंड्रा प्रदेश के लिए। दूसरा ऑप्शन है शीतोष्ण हेतु, शीतोष्ण हेतु। तीसरा है मानसूनी, मानसूनी हेतु। और चौथा है गर्म प्रदेश, गर्म प्रदेश। तो आपको ये भी पता चल गया होगा इसका आंसर। एक प्रश्न और ले लीजिए, हैं तो कई, ठीक है, जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ये दूसरा था, ये तीसरा ले लीजिए। एक और, ठीक है, वो कोपेन का ही है, इसलिए कोपेन से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सब का लिख लेंगे कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस उपागम पर आधारित था, आधारित था। ए आनुभाविक, बी जननिक, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो ये थे 3 प्रश्न जो आपके महत्वपूर्ण हैं। एक प्रश्न में और लिख दूं, एक प्रश्न केवल, ठीक है। प्रश्न है कि किसने कहा था, किसने कहा था वनस्पतियां जलवायु की सही मानदंड हैं। ए ट्रिवार्था, बी थार्नवेट, सी कोपेन, डी कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपके 4 प्रश्न इस पे मैंने बना दिए हैं और बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा। कोई कमी होगी तो कमेंट करिएगा। देखिए, बार बार आपको मैं कहूंगा कि कम से कम 2 बार समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और भी बेहतर हो सकता है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मेहनत से दोहराइए, मेहनत से पढ़िए और जलवायु से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप जानते हैं कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में शीतकाल में वर्षा होती, कौन से काल में? शीतकाल में वर्षा होती है। और ऐसी जलवायु प्रदेश में रसदार फल पाए जाते हैं। रसदार फल जलवायु पे स्पेशल दूसरा पार्ट भी आएगा, लेकिन इसको ये गुजारिश है कि जबरदस्त ढंग से पढ़िए और इसके प्रश्नों को हल करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सुनने के लिए।